नमस्कार दोस्तों। तो रेंट की ये वीडियो होने वाली है, थर्ड वीडियो है। तो क्वेश्चन है आपका, हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ रेंट पेबल बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड इज डिसाइडेड, हाउ रिविजन ऑफ रेंट इज डन, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रिविजन ऑफ रेंट इन केस ऑफ प्रमाइसेस रेंटेड आउट प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो सबसे पहले ये चीज़ समझने से पहले आपको क्या समझना ज़रूरी है कि रिविजन ऑफ रेंट किया ही क्यों जाता है। अब रिवीजन ऑफ रेंट ऐसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए आज प्याज 2 रुपए की है, कल को प्याज जो है 10 रुपए किलो होगी। तो जैसे जैसे रुपए की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे चीज़ें प्राइजेस बढ़ते रहते हैं। अब मान लीजिए जो चीज़ 2 रुपए की पहले होती थी, 2 रुपए में भैंस आ जाती थी, अब 2 रुपए में भैंस नहीं आएगी आपका। अब भैंस की कीमत है वो 70,000 रुपये है। उसी हिसाब से मकान जो आपने 1,000 का मान लीजिए 5 साल पहले लेट आउट किया है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो आज भी 1,000 का ही लेट आउट होगा, उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो उसकी जो कीमतें बढ़ती हैं वही होता है आपका रिविजन ऑफ रेंट। तो रिविजन ऑफ रेंट का मतलब होता है कि जो रेंट आप दे रहे हैं वो रेंट नहीं देंगे, अब जो है आप थोड़ा उसकी कीमतें बढ़ाएंगे। या मान लीजिए कोई डिस्ट्रक्शंस हो गया, कोई आपदा आ गई है, उस केस में आपको कम भी करना पड़े तो यू शुड लेस इन द अमाउंट। ठीक है, क्यों करोगे आप? जस्ट बिकॉज उस सिचुएशन ऐसी हो गई, मान लीजिए मतलब मंदी का दौर आ गया है, तो उस समय आपको ये भी करना पड़ेगा। तो रिवीजन ऑफ रेंट का प्रोविज़न इसलिए होता है। ठीक, ये तो आपको बेसिक समझना चाहिए कि रिवीजन ऑफ रेंट करते क्यों हैं। ठीक, अब उसके बाद अब एक्ट में क्या प्रोविज़न है वो देखते हैं हम। तो सेक्शन 8 आपका ले डाउन करता है कि रेंट पेबल क्या है, क्या रेंट पे किया जाएगा। जो भी लैंडलॉर्ड या टेनेंट ने आपका टेनेंसी एग्रीमेंट में आपका डिसाइड किया है, क्या टेनेंसी एग्रीमेंट में आपका एग्रीमेंट को आपको बता चुका हूँ कि एग्रीमेंट होता है एवरी प्रॉमिस इन सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, ठीक है, फॉर ईच अदर। ये आपका एग्रीमेंट होता है, सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखा है आपका। तो वही चीज़ आप समझिए कि टेनेंसी एग्रीमेंट में लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने जो एग्री किया है, ठीक है, दोनों एग्रीमेंट पे पहुँचे हैं, दैट शुड बी द पेबल अमाउंट ऑफ रेंट। ठीक है, वो आपके रेंट की पेबल अमाउंट होगी। अब सेक्शन 9 आपका डिटर्मिनेशन, किस फैक्टर्स पे आप डिटर्मिन करते हो। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे आप मार्केट वैल्यू देखते हो, बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू क्या है, किस मार्केट में। अब मान लीजिए आप जो है बांद्रा में रह रहे हो, मुंबई में, तो वहाँ भैया रेंट जो रेंटेड बिल्डिंग है वो आपकी लाखों में होती हैं, 10-20 लाख की उठती हैं, महीने के प्राइजेस बता रहा हूँ मैं। वहीं आप अगर वही चीज़ आप मुंबई में आप जो हो उधर देख लो, झोपड़पट्टी साइड में, तो वही चीज़ आपको जो है 20,000 की भी मिल जाएगी। मतलब वही चीज़ तो नहीं मिलेगी, दैट इन्वायरमेंट वो नहीं होगा, लेकिन वही 1 BHK आपको 20,000 का मिल जाएगा। यहीं आप दिल्ली का देख लीजिए, तो आप साउथ दिल्ली में चले जाएंगे तो साउथ दिल्ली में आपको एक छोटा सा रूम आपको भैया 20,000 के करीब का मिलेगा। और वहीं आप जो है इधर आप आज़ादपुर मंडी की साइड आ जाएंगे तो यहाँ ये चीज़ 8,000 रुपये की होती है। ठीक, तो वही मार्केट वैल्यू आपका डिटर्मिनेशन फैक्टर होता है। तो सेक्शन 9 में आपका डिटर्मिनेशन फैक्टर एक तो मार्केट वैल्यू हो गया, दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस क्या रही है, मेंटेनेंस क्या है, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग क्या है, क्या आपकी बार बार जो है रिपेयर मेंटेनेंस होती रहती है बिल्डिंग की, तो उसके चार्जेस भी आपके इंक्लूडेड होते हैं इन द रेंट। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ रेंट सिमिलर बिल्डिंग्स में, जो भी आपकी इमीडिएट लोकेलिटी है, जो भी आपकी जिस लोकेलिटी में आप जो है रह रहे हैं वो इमीडिएट लोकेलिटी में कितना जो है बिल्डिंग पे रेंट जा रहा है, वो फैक्टर भी होता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट का। और आपका जो है आपने जो एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराई हैं बिल्डिंग में, मान लीजिए आप वाईफाई दे रहे हो तो वाईफाई का चार्जेस भी लेते हैं, कुछ इंक्लूडेड कर देते हैं रेंट में, तो वो पेमेंट तो होता है ना, पेबल होता है। कुछ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लेते हैं, मान लीजिए दिल्ली में तो आपका 200 यूनिट तक फ्री है, बट अब 200 यूनिट वो तो देना ही पड़ेगा ना आपको। तो यही जो एमिनिटीज़ आपको प्रोवाइडेड है, दैट साइड वो भी आपका जो है रेंट में आपका इंक्लूडेड होते हैं। और जो भी आपने लेटेस्ट असेसमेंट जो भी किया है बिल्डिंग में, जो भी आपने जोड़ा घटाया है बिल्डिंग के रिगार्डिंग, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द रेंट ऑल्सो, एंड एनी अदर रिलेवेंट फैक्ट्स। तो आप जब कोई भी रिलेवेंट फैक्ट जो अथॉरिटी देखती है उसको उचित लगता है कि भैया इस अदर फैक्टर के हिसाब से भी रेंट को जो है रिवाइज करना जरूरी है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट इज नेसेसरी, देन दे विल डू इट। ठीक, तो अब आपका देखते हैं क्या है।
और इन एनी केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर आप रिविजन सेक्शन 9 में नहीं कर पाते हो, देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड और टेनेंट, तो वो जो डिस्प्यूट होता है दे वुड गो एंड रेफर द डिस्प्यूट टू द रेंट अथॉरिटी। ये आपका सेक्शन 10 में दे रखा है। तो वी वुड सी व्हाट इज रिविजन ऑफ रेंट इन सेक्शन 9 क्लॉज 1। तो रिविजन ऑफ रेंट जो होता है वो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच में टेनेंसी एग्रीमेंट के हिसाब से होता है, ये हम बता ही चुके हैं। दूसरा क्या होता है, इंक्रीज ऑफ रेंट बाय लैंडलॉर्ड। तो सेक्शन 9 क्लॉज 2 आपका ले डाउन करता है जो आफ्टर आपका कमेंसमेंट ऑफ टेनेंसी है, द लैंडलॉर्ड हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट इन राइटिंग with the tenant prior to the commencement of the work and has incurred expenditure for carrying out improvement, addition, or structural alteration in the premises occupied by the tenant, which does not include repairs necessary to be carried out under Section 15. The landlord may increase the rent of premises by an amount as agreed to between the landlord and the tenant, and such increase in rent shall become effective from 1 month after the completion of such work. अब इसमें भी वही चीज़ कही है जो मैंने बताया है आपको कि टेनेंसी जब आपकी कमेंसमेंट हो गई, यानी कि टेनेंसी आपकी स्टार्ट हो गई, किराएदारी आपकी स्टार्ट हो गई, उसके बाद लैंडलॉर्ड मान लीजिए राइटिंग में एंटर हुआ है कि हम जो है कोई वर्क कराना चाह रहे हैं, हम जो है बिल्डिंग में कोई वर्क कराना चाह रहे हैं जिसमें आप रह रहे हो, ठीक है, और उसमें कोई खर्चा आ जाएगा, या तो पहले एग्री हो गए हो या जो है ये आ सकता है, आप कह दो कि इतना खर्चा आ सकता है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट कराने में या कोई भी एडिशन या स्ट्रक्चरल अल्टरेशन जो आप करा रहे हो। और स्ट्रक्चरल अल्टरेशन जो होना चाहिए दैट शुड नॉट बी अ नेसेसरी रिपेयर्स। नेसेसरी रिपेयर्स विल इंक्लूड, जैसे मान लो आपको पानी की टंकियाँ सही करानी है तो ये तो नेसेसरी रिपेयर्स है भैया, क्योंकि कोई भी आएगा तो उसको तो पानी की टंकी ठीक ही चाहिए, तो ये नेसेसरी रिपेयर्स में आता है। उनके लिए आप नहीं लोगे भैया रुपए, आप किसके लिए लोगे, कोई स्ट्रक्चरल अल्टरेशन करा रहे हो, कोई अच्छी चीज़ करा रहे हो भैया, तो उसके लिए आप ले सकते हो, ठीक। अब द लैंडलॉर्ड मे इंक्रीज द रेंट ऑफ प्रोमाइसिस बाय एन अमाउंट एग्रीड टू बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। जैसा भी आपके बीच में एग्री हुआ है आप जो है उसके हिसाब से रेंट आप बढ़ा सकते हो। एंड जो है एंड सच इंक्रीज इन रेंट शैल बी इफेक्टेड फ्रॉम द 1 मंथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सच वर्क। तो जब आपने काम कंप्लीट कर लिया है उसके बाद जो आपने इंक्रीज किया है रेंट में, वो आपका 1 मंथ से, यानी काम कराने के 1 मंथ के बाद से वो जो भैया लगने लगेगा, इफेक्ट में आ जाएगा। तो आपका जो सेक्शन 9 क्लॉज 3 वो कहता है कि मतलब जो पोजीशन इन केस, अब हम दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं, पोजीशन इन केस ऑफ प्रमाइसिस लेट आउट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मान लीजिए कोई भी प्रमाइसिस जो है आपने लेट आउट करी है इस एक्ट की कमेंसमेंट से पहले, तो उसमें क्या पोजीशन होगी, तो सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट इन राइटिंग, कोई भी एग्रीमेंट इन राइटिंग है आपका, उसके अधीन आप रहते हुए अगर कोई भी प्रोमाइसिस आपकी लेट आउट हुई है इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले, ठीक है, तो जो रेंट आपका पेबल है, ठीक, वो पेबल होगा शैल बी लायबल टू बी रिवाइज्ड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो जो रेंट है आपका वो रिवाइज होने के लिए लायबल है कौन से पीरियड से, फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल के फर्दर पीरियड के लिए, ठीक है। आप ये फिर से समझिए ये चीज़ क्या कह रहा है कि जब भी प्रमाइसिस आपकी लेट आउट की गई है इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले, इस एक्ट की कमेंसमेंट की कोई पर्टिकुलर डेट दे रखी है, मान लीजिए इसमें 15/7/1972 जो डेट दे रखी है उसके हिसाब से हम देखेंगे, तो जो रेंट आपका जो भी लायबल टू बी रिवाइज था, जिसको रिवाइज करा जाना चाहिए था, ठीक है, वो भैया आपका जो है फर्दर पीरियड ऑफ 2 years के लिए आपका जो है वो रिवाइज माना जाएगा। अगर कोई बिल्डिंग जो है 1972 से पहले हुई है तो जो रिवीजन होगा वो 2 साल के लिए माना जाएगा कि 2 साल के लिए आपने रिवाइज किया है वो रेंट, ठीक है, उसके लिए। और दूसरे केस में अगर आपने ऑन और आफ्टर 15/7/1972 आपने लेट आउट करी है तो रिवीजन ऑफ रेंट वो होगा जो भी आपका टेनेंसी कमेंस हुई है उसके 1 साल बाद, ठीक है, यानी कि 1 साल बाद रिवीजन ऑफ रेंट क्या माना जाएगा, 1 साल बाद के लिए हुआ है, ठीक। तो रेट ऑफ रेंट जो भी अबव केसेस में जो भी पेबल है, जो भी लायबल टू बी इंक्रीज्ड है, वो कितना होना चाहिए, 5% पर एनम होना चाहिए। 5% पर एनम किस में होना चाहिए, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के केस में, जो भी आपके आवासीय ज़मीनें हैं जो आप रहने योग्य आपने जो बनाई है उसके लिए।
7% पर एनम इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंशियल प्रमाइसिस। अब मान लीजिए आपकी कोई भी नॉन रेसिडेंशियल प्रमाइसिस है तो उसके केस में ये चीज़ आपकी 7% है। एंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट सेल बी कंपाउंडेड ऑन एन ईयरली बेसिस। और भी जो भी आपका रेट है इंक्रीज रेंट का, वो आपका जो है ईयरली बेसिस पे आपका समझौता होगा कि भैया हम जो है इतना बढ़ा रहे हैं, इतना जो भी है इस रेट का इंक्रीज होगा, ये होगा वो होगा। आप ये चीज़ साल दर साल आप जो भैया एग्री करते रहोगे, कंपाउंड करते रहोगे, समझौता करते रहोगे। ठीक। द अमाउंट ऑफ रेंट सो अराइव्ड एट सेल अगेन बी लायबल टू बी इंक्रीज at the aforesaid rate per annum in the similar manner up to the commencement of this act। तो किस जब तक ये एक्ट कमेंस हुआ है तब तक आपका सिमिलर मैनर में भैया जो है आपका ये पर एनम आप जो है क्या कर सकते हो, ये इंक्रीज कर सकते हो, अपने आपस में कंपाउंड कर सकते हो। ठीक। अब नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग मैंशनड अबव, इफ रेंट ऑफ प्रोमाइसिस हैज बीन रिवाइज्ड ड्यूरिंग कॉन्टिनेंस ऑफ टेनेंसी आफ्टर 15/7/1972, अगर आपने कोई भी प्रोमाइसिस जो है लेट आउट करी है, ठीक है, आफ्टर मतलब जो भी 15/7/1972 के बाद, ठीक, और जो है आपका जो रेंट है प्रोमाइसिस का वो रिवाइज किया गया है ड्यूरिंग दैट कॉन्टिनेंस ऑफ टेनेंसी, उस जो टेनेंसी है उसी के दौरान आपने जो है उसको रिवाइज किया है, तो जो फॉर्मूला है रिवीजन ऑफ रेंट का जो कि ऊपर मेंशन कर रखा है, वो भी भैया ये जो आपका उसी डेट से आपका जो है रिवीजन ऑफ रेंट पर लागू हो जाएगा। कि यानी कि अगर 15/7/1972 से पहले है तो वो फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स के लिए, अगर उससे बाद की है तो एक ईयर के लिए। ठीक है। अब जो है प्रोवाइडेड, ये तो हो ही गया, प्रोवाइडेड नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग अबव द रिवाइज्ड रेंट पेबल एज पर फॉर्मूला इंडिकेटेड इन अफॉरसेड प्रोविजन शैल बी पेबल एज बिलो फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। फर्स्ट ईयर में आप जो भी है अमाउंट उसका हाफ पे करोगे रेंट का, और सेकेंड ईयर में आप जो है फुल अमाउंट है रेंट का वो पे करोगे। अब 9 क्लॉज 2 देख लेते हैं क्या कहता है। 9 क्लॉज 4 क्या कहता है। 9 क्लॉज 4 ये कहता है कि आपका जो 9 क्लॉज 1 में या जो भी दे रखा है उससे नॉट विद स्टैंडिंग रहते हुए आपका जो भी दे रखा है, अगर कोई भी जो है आपका प्रमाइसिस, ठीक है, लेट आउट करी गई है टेनेंट के लिए, ठीक, और वो जो है प्रमाइसिस जो है रिवीजन ऑफ रेंट के लिए भैया आपका जो है इंटाइटल्ड है कि उसका रिवीजन होना चाहिए। ठीक। तो आपका जो है प्रोविजन ऑफ 9(3), ठीक है, या जो भी आपके रिलेवेंट प्रोविजन है वो उस केस में आपके अप्लाई हो जाएंगे। ठीक। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं लगता है आपको कि भैया जो है किसी भी प्रोमाइसिस का जो है भैया रिवीजन ऑफ रेंट इज नेसेसरी, देन यू शुड डायरेक्टली अप्लाई टू द 9 क्लॉज 3 एंड अदर रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है। 9 क्लॉज 5 ये ले डाउन करता है कि अगर टेनेंसी आपकी एंटर्ड हुई है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगर इस एक्ट से पहले आपके जो है टेनेंसी आपकी जो है एंटर हुई है, तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, इन राइटिंग नोटिस देगा किसको, टेनेंट को, और ये कहेगा कि जो भी आपका इनहेंस्ड रेट है 9 क्लॉज 3 में जैसा आपने स्पेसिफाई कर रखा है, जो भी आपकी बढ़ोतरी हुई है, जो भी आपकी इनहेंस्ड रेट है बढ़ोतरी की जो भी दर है, ठीक है, और जो भी रेंट आपका इनहेंस्ड है वो 30 दिन के अंतर्गत आप पे कर दो सर्विस ऑफ नोटिस से। कौन सी डेट से, सर्विस ऑफ नोटिस से आप 30 दिन के अंतर्गत वो इनहेंस रेंट आप पे कर दो। ठीक है। और अगर टेनेंसी एग्रीमेंट आपका जो है पहले मान लो कम रेंट का था, तो अब जो है वो ये माना जाएगा कि जो भी आपने इनहेंस रेट किया, जो भी आपने बढ़ोतरी करी है, तो वो आपका टेनेंसी एग्रीमेंट में ये माना जाएगा कि वो भी आपने अमेंड कर लिया है, और वो जो है वो इनहेंस्ड रेट आपका जो है वो उसमें टेनेंसी एग्रीमेंट में आपका एग्रीड था, तो ये माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट प्रोविजो ये है कि अगर कोई भी टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं है इस एक्ट से पहले, और लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो है तो उसमें क्या कहते हैं, म्यूचुअली एग्री हो सकते हैं कि भैया हम जो है टेनेंसी एग्रीमेंट में एग्री होंगे। और किस टेनेंसी एग्रीमेंट में एग्री होंगे, जो भी आपका बढ़ोतरी रेट है रेंट का उससे रिलेटेड आप जो है एंटर हो जाएंगे। अगर आप नहीं हो पाते इनहेंस्ड रेट पे एंटर टेनेंसी एग्रीमेंट में, तो रेंट अथॉरिटी जो है सेक्शन 10 के अंतर्गत आपसे करवा देगी, या तो आप खुद कर लो वरना रेंट अथॉरिटी में पहुंच जाओ। ठीक है। अब 9 क्लॉज 6 कहता है कि नो एरियर्स ऑफ अफोर्सेड इनहेंस रेंट शैल बी पेबल और रिकवरेबल फॉर द पीरियड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो इसमें ये कहा गया है कि जो भी इनहेंस्ड रेट के एरियर्स थे बचे हुए, जो भी एरियर्स बचा हुआ था वो भैया पे नहीं किया जाएगा
अगर कोई भी आपका जो है प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट से रिकवरेबल था तो उसको पे नहीं करोगे, ठीक है। कोई भी एरियर से तो उसको पे नहीं किया जाएगा। ये 9 क्लॉज 6 है। अब आपका देख लेते हैं, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ रिवाइज्ड रेंट इन केस ऑफ डिस्प्यूट। तो ये आपका सेक्शन 10 है ही है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में रिवीजन ऑफ रेंट से रिगार्डिंग, तो रेंट अथॉरिटी में, ठीक है, जो भी पार्टी आपका, मान लो लैंडलॉर्ड भी कर सकता है, आपका टेनेंट भी कर सकता है, तो वो डिटर्मिनेशन ऑफ रिवाइज रेंट चाहता है या फिर कोई भी चार्जेस जो पेबल हैं बोथ ऑफ द पार्टीज या तो बाय द टेनेंट, ठीक है। तो भैया अब मैं दोनों पार्टी को कह रहा हूँ कि लैंडलॉर्ड भी चार्जेस पे कर सकता है। अगर कोई आपने एक्सपेंडिचर आपने इनकर कर दिया तो उस केस में आप भी तो कर सकते हो ना कि हमने ये खर्चा किया था टेनेंट होते हुए, अब इनको जो है भैया उसका चार्ज पे करो। तो इसमें दोनों पार्टी हो सकती हैं। इसमें दे एक ही रखा है, एंड अदर चार्जेस पेबल बाय द टेनेंट एंड ऑल्सो फिक्स फ्रॉम विच सच रिवाइज रेंट बिकम्स पेबल, ठीक है। तो आप जो है उसके लिए रिवाइज रेंट के लिए और चार्जेस के लिए आप जो है सू कर सकते हो, या मतलब एप्लीकेशन पे ये कह सकते हो कि रेंट अथॉरिटी विल डिसाइड, ठीक है, डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड दी टेनेंट, ठीक। इन डिटर्मिनिंग द रेंट टू बी रिवाइज्ड, जो भी आप रिविजन ऑफ रेंट कर रहे हो उसको ध्यान में रखते हुए क्या करेगी रेंट अथॉरिटी, वो जो है प्रिवेलिंग मार्केट रेंट देखेगी कि मार्केटिंग रेंट क्या है, प्रिवेलिंग मार्केट में क्या रेंट चल रहा है भैया, बाजार में क्या रेट चल रहा है, उसी हिसाब से भैया वो जो है लेट आउट करेगी रेंट पर बिल्डिंग को। वंस अ डिटर्मिनेशन अंडर दिस सेक्शन हैज़ बीन मेड, जब एक बार आप डिटर्मिनेशन बना लेते हो इस सेक्शन के अंतर्गत, तो जो है भैया आपका कोई भी फ्रेश डिटर्मिनेशन आपका जो है लाई नहीं करेगा 1 साल तक। आपने एक बार डिटर्मिन कर लिया तो 1 साल तक आप जो है बैठे रहो, 1 साल के बाद ही फ्रेश डिटर्मिनेशन के लिए आप आओगे, ठीक। तो रेंट अथॉरिटी में डिटर्मिन प्रोविजनल रेंट, हाँ लेकिन रेंट अथॉरिटी के पास ये डिस्क्रिप्शन है कि वो प्रोविजनल रेंट यानी कि मान लो 1-2 महीने की बात है तो उन्होंने कह दिया कि ये इतना पे कर दो, बाकी फाइनल जो आएगा हम उसमें डिसाइड कर लेंगे कितना पे करना है, ठीक है। तो ये प्रोविजनल रेंट का तो प्रोविज़न है इसमें। बाकी यहाँ आपका वीडियो ख़त्म होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे आपका।